हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, ये जो चैनल है ये हिस्ट्री का है। नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये मेरा चैनल चल रहा है, जिसमें हम सिलेबस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने आपको और जो लेसन्स प्रोवाइड करवाए हैं तीनों टर्म में से, और आगे भी ऐसे ही और लेसन्स प्रोवाइड करवाती रहूँगी। आज हम जो लेसन्स पढ़ेंगे, जो एशियन हिस्ट्री से डिटेल्स वाले टॉपिक है, उसका जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो एशियन हिस्ट्री से मैंने आपको पहले भी वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें हमने पहले इतिहास के बारे में जाना था, फिर जो हमारे अलग अलग पाषाण काल हुए हैं उसके बारे में जाना। जैसे कि पहले हमने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में जाना। तो आज हम जो ताम्र पाषाण काल है और लोह युग, उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम आज जानेंगे। तो ऐसे ही और लेसन्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन का दबा लेना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, प्रिपरेशन आपकी टाइम पर होती रहेगी। इसके अलावा अन अकेडमी पर फॉलो कीजिएगा, लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर मेरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। तो बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर भी प्रोवाइड करवाया हुआ है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो हेल्प होगी आपकी। देखिएगा, मेहनत कीजिएगा और अपना नेट क्लियर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेसन्स को। जैसे कि ताम्र पाषाणिक काल के बारे में बताया गया है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो पहले पूर्व पाषाण काल था, जिसमें क्या था कि जो मनुष्य था सिर्फ मांस पर डिपेंड था, अग्नि के बारे में भी उसको जानकारी नहीं थी, एक तरह से दूसरे थां पर भटकते थे। लेकिन जब हमारा मध्य पाषाण काल आया, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई उनमें, उनको खेती करने लगे, चीज़ों के बारे में जानकारी होने लगी, खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी होने लगी, पशुपालन करने लगे, और डेवलपमेंट हुई। तो नवपाषाण काल में उनके बारे में हमें और साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ एक ऐसी बस्ती मिली जिसमें हर चीज़ के बारे में जो साक्ष्य है, क्योंकि वो एक स्थित बस्ती मानी गई है बेलन नदी के घाटे पाकिस्तान के निकट वहाँ पर। तो उस जो घाटी से रिलेटेड जो वो मेहरगढ़ बस्ती थी, उसमें बहुत सारे जो साक्ष्य है, अवशेष हैं, वो बरामद हुए हैं, जिससे हमें उनकी डेवलपमेंट के बारे में, कि बर्तन बनाए जाते थे, फिर पॉलिश होने लगी थी, उन पर चित्रकारी की जाने लगी थी। तो हर चीज़ के हर क्षेत्र में उनकी जो विकसित अवस्था को हमने जाना था। तो आज हम ताम्र पाषाणी काल के बारे में, तांबा युग जो है उसके बारे में जानेंगे। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया था, पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग शुरू हो चुका था। जो औजार बनाए जाते थे वो तांबे के होते थे, और धातु को औजार में प्रयुक्त किया गया था, ये सर्वप्रथम क्या था? तांबा था। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा गया है या काल गया है। ऐसा भी माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो 5000 ईसा में किया गया था। और इसके जो अवस्था के कुछ क्षेत्र कौन कौन से थे जो ताम्रपाषाणिक, वो दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व भारत, ये थे। और आगे इनको डिटेल में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित कौन कौन से थे। बनास घाटी में, सूखे क्षेत्र में आहाड़ा गिलुंड नामक स्थल में इसकी खुदाई हुई थी, जहाँ से तांबे के जो साक्ष्य हैं वो बरामद हुए हैं। और मालवा एवं ऐरन स्थानों पर खुदाई का कार्य संपन्न हुआ। फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित खुदाई में मालवा में होने वाले मृद बाण, जो ताम्र पाषाणी काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृद बाण वहाँ से प्राप्त हुए। और इनकी संस्कृति का समय क्या जो मृद भांडों से पता चला है वो है 1400 से 700 तक का, इसके करीब का माना गया है। और सभ्यता जो थी ये ग्रामीण भी थी, और कुछ भागों जैसे कि दायमाबाद, इनाम गांव, वह नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी। क्योंकि पहले ये भटकते थे, एक जगह से अपने खाने के लिए एक थे दूसरी जगह जाते थे, लेकिन जब ये स्टेबल हो गए, एक जगह पर रहने लगे, तो इन्होंने नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ की कि एक जगह पर रहकर ही इनका विकास हुआ। इन्होंने खाद्य पदार्थ, चीज़ों के बारे में जानकारी हुई, और ये इन्होंने अपने नगरों को बसाना शुरू किया। नगरीकरण की प्रक्रिया के साक्ष्य भी इन जगह से बरामद हुए हैं, दायमाबाद और इनाम गांव से। फिर बनास घाटी जो है, बनास घाटी में आहाड़ स्थित, आहाड़ में सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, कई तरह के जो चादरें प्राप्त हुई हैं तांबे के, वो तांबे से बने हुए प्राप्त हुए हैं। ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। आहाड़ अथवा तंबबलवी में लोग पहले ही धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे, इसके बारे में उनको पहले ही जानकारी थी आहाड़ संस्कृति में। तो ये संस्कृति ताम्र पाषाण युग में एक संस्कृति है, आहाड़ संस्कृति। इसमें जो सीमा थी वो कौन सी थी? 2100 से
1500 तक की थी, उसकी मध्य मानी गई है। गिल्लुंड जहाँ पर एक फलक प्रयुक्त अवशेष प्राप्त हुए और इस आहार संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना गया है गिल्लुंड को। तो ये ताम्र पाषाणिक काल के जो क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य बरामद हुए हैं, नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, तांबे के औजार चीजें वगैरह ये बरामद हुए हैं। फिर आगे है ताम्र पाषाणिक काल में गेहूं, धान, दाल आदि की खेती की जाती थी। पशु कौन कौन से थे वो पाले जाते थे। फिर जौरवे जो संस्कृति थी उसमें क्या थे, उसमें 5 कमरों वाले मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहले हमने आहार संस्कृति के बारे में जाना कि क्या क्या चीज़ें बरामद हुई। फिर जौरवे जो संस्कृति थी उसमें मकान के अवशेष, एक 5 कमरों वाला मकान है उसके अवशेष मिले हैं। जीवन सामान्य ग्रामीण ग्रामीण ही था, लोगों का उस टाइम पर जो जीवन था ग्रामीण था। चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। चाक जो होता था ना, जिस पर जैसे कि उस पर जो निर्मित होते थे बर्तन बनाए जाते थे वहां पर, जैसे कि चक्का जो होता था चाक उसको कहते थे। कुछ बर्तन जैसे कि साधारण तस्तरियाँ तस्तरियाँ एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अलग प्रदेशों से रेशम के धागे तथा कायथा के मिले मन के हार आदि ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ताम्रपाषाण के लोग कढ़ाई बुनाई सोनार जो व्यवसाय से भी परिचित हो गए थे। तो डेवलपमेंट इतनी बढ़ती गई कि वो व्यापार की ओर उनका आकर्षित होने लगे, चीज़ें खुद बनाकर बेचने लगे, कई चीज़ों के बारे में जानकारी उनको होने लगी थी। इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों का दफनाया जाता था। जो उनका संस्कार वगैरह होता था वो घर के भीतर ही उनको दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राप्त शवों के शीर्ष पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त जो शवों के शीर्ष उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर मिले हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग उनको दफनाने की प्रक्रिया अलग अलग थी। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान और पूर्व भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था। संपूर्ण शवाधान किया जाता था वहां पर और पूर्व भारत में आंशिक होता था। तो ये अलग अलग प्रक्रिया अलग अलग जगह पर थी। इस काल के लोग लेखन कला में भी अनभिज्ञ थे, लेखन कला जो होती थी उसके अनभिज्ञ थे। राजस्थान में मालवा से प्राप्त मिट्टी निर्मित ऋषभ की मूर्ति और इनाम गांव से मातृ देवी की मूर्ति भी ये प्राप्त हुए हैं और लोग ऋषभ और मातृ देवी की पूजा भी करते थे। फिर इससे ये भी पता चला कि वो किस किस की पूजा करने लगे थे, कौन से देवी देवता थे, तो इसके साक्ष्य भी बरामद होने लगे हैं। फिर भारत में ताम्रपाषाणिक बस्तियों की अनेक शाखाएं भी हैं और कुछ को पाक्र हड़प्पाई, कुछ संस्कृति को समकालीन और कुछ हड़प्पोत्तर काल की है। और पाक्र हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से हैं, राजस्थान में कालीबंगा आ गया है, हरियाणा बनावली, ये जो सब है ये ताम्रपाषाणी का जो है अवस्था है, वहाँ के जो क्षेत्र है। फिर 1200 से पूर्व लगभग ताम्रपाषाणी संस्कृति का लोप हो गया, क्योंकि ये लुप्त हो चुकी थी 1200 ईसा के पूर्व। केवल जौरवे संस्कृति जो थी ये 700 ईसा पूर्व तक बची रही थी। और चित्र भांडों का अवशेष ताम्रपाषाणी काल में ही मिले हैं। जो चित्र जो बने हुए होते थे मृत भांडों पर वो मिले हैं जो ताम्रपाषाणी काल में हैं। फिर सर्वप्रथम जो कह लो इन पर जो बड़े बड़े गांव की स्थापना उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय प्रांतों में जो लोग रहते थे उसके साक्ष्य भी बड़े बड़े नगरों में उसके साक्ष्य प्राप्त हुए, क्योंकि नगरीकरण की प्रक्रिया जो स्टार्ट हो चुकी थी तो बड़े बड़े जो गांव थे उसकी भी स्थापना होने लगी। फिर है इसके जो संस्कृतियाँ कौन कौन सी थी, जैसे कि हमने पहले आहार जौरवे संस्कृति के बारे में जाना, कायस्था, मालवा, सालवदा, जौरवे, भास संस्कृति, रंगपुर, ये सब संस्कृतियाँ हैं और वो कब से लेकर कब की हैं ये सब चीज़ें उनके बारे में बताया गया है। उनकी तिथि जो बताई गई है इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। फिर आगे आ जाता है जो हमने ताम्रपाषाण युग पढ़ लिया, अब है लोह युग। जब लोहे का विकास हुआ, लोह के बारे में लोगों को जानकारी होने लगी। तो लोह युग कौन सा था, 1000 ईसा के दौरान इसका विकास हुआ, विकसित हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे के हथियार के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं कि लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी। लोह ऐसा तत्व था जैसे कांसे की तुलना में आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन प्रारंभ में ये अलग तत्व रहा है और से लोह साफ करना संभव नहीं था। और आरे से जो लोहा होता था उसको साफ करना संभव नहीं था, क्योंकि पहले जो साक्ष्य बरामद हुए हैं जो लोहा था वो अलग ही प्रकार का जो
उसके साक्ष्य हैं वो बरामद हुए हैं। तो ये एक कांसे की तरह इसकी तुलना आसानी से ये उपलब्ध नहीं हुआ है। इसकी जो उपलब्धता थी वो बहुत ही कह लो कि आसानी से नहीं थी। इस प्रक्रिया में अधिक गर्मी की आवश्यकता होती थी। जब इसको काटना वगैरह या साव इसको अधिक गर्मी की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे विश्वास भी किया जाता है कि उत्पादन जो था वो आदिवासियों द्वारा किया गया था जिनकी खोज की गई थी। इस धातु ने आगे चलकर सामान्य जो ज्ञान बन गई थी और सस्ती थी। जो ये सामान्य बन गई थी लेकिन बाद में ये अधिक सस्ते भी मिलने लगी थी और इसकी उपलब्धता भी आसानी से होने लगी थी। जब ये पहले इसके साक्ष्य बरामद हुए थे उससे ये पता चलता था कि ये पहले आसानी से नहीं मिलता था, साफ भी नहीं होता था, साक्ष्य आसानी से उपलब्धता थी। लेकिन बाद में जब इस चीज़ का विकास होने लगा, खोज होने लगी इस चीज़ की, तो ये आसानी से भी ये चीज़ मिलने लगी थी। फिर इसके जो हथियार बनाए जाते थे, कहाँ कहाँ पर वो प्रयोग होते थे, वो कृषि में होते थे। हथियार क्षेत्र टेक्निकल एक क्रांति आ चुकी थी इस चीज़ के। लोहे के, तांबे के, जो पहले तांबे वगैरह पत्थर के हथियार चीज़ें बनती थी, अब बाद में लोहे का प्रयोग होने लगा था उन चीज़ों पर। तो इसने साम्राज्य की नुहार जो थी वो बदल कर रख दी थी। हर चीज़ में चेंजेस हो चुके थे, डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुकी थी। लोह युग के कारण संस्कृति बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो ये था हमने जो पढ़ा, हमने हमारे इतिहास के बारे में स्टार्टिंग से लेकर लोह युग तक। तो आगे भी हम इसके जो रिलेटेड ताम्रपाषाण सिंधु घाटी की सभ्यता के जो स्थल हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी कि जो स्थल है वहाँ से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, अवशेष कौन से हैं, उनका तिथि क्रम क्या है, तो वो हम डिटेल्स में आगे जानेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिएगा वीडियोस को, लाइक और शेयर करना और फ्रेंड्स के साथ भी जो मेरे वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा लेसन्स कैसे लग रहे हैं। चैनल को फॉलो जरूर कर लेना और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।